चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल कोरो एजुकेटिव्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था बच्चों कि मैं आप सभी के लिए वीडियो लेक्चर्स 12 तारीख से लेकर आ रहा हूं, तो आज ये हमारी पहली वीडियो अपलोड हो रही है, जिसमें आज मैं आपको इंग्लिश की वीडियो अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, इंग्लिश में जो हमें मेन पार्ट पढ़ना है वो है ग्रामर। यहाँ पे मैं ग्रामर के अलग अलग वीडियो लेक्चर्स लेकर आऊंगा टॉपिक्स पर, जितने भी उसके टॉपिक्स हैं सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी रहेगी, आप वहाँ पे देख लेंगे। और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उस पर आप अपनी राय या आपके जो प्रश्न है उसको कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। जितना मुझे ज्ञान है मैं पूरा इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करूंगा। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी भी भाषा को समझने के लिए ग्रामर का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आती क्या चीज है? भाषा। अब भाषा क्या है? भाषा मीन्स लैंग्वेज। लैंग्वेज दोस्तों कन्वर्सेशन का एक माध्यम है। जैसे हम सब हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। मतलब अपनी भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचारों को या भावों को एक दूसरे को समझा पाते हैं या एक दूसरे को हम सब समझ पाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है भाषा आपको समझ में आ गया होगा, उस पर बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हम लोग सब लोग जानते हैं। भाषा के बोलने का तरीका, आजकल देखते हैं लोग कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो भाषा में शुद्धिकरण की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। इस शुद्धिकरण के लिए ही ग्रामर का आविष्कार हुआ, या कह सकते हैं ग्रामर आई, ठीक। तो ग्रामर मतलब व्याकरण। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने का जो माध्यम है वह क्या है? ग्रामर अर्थात व्याकरण, ठीक है। तो ग्रामर क्या हो गया? भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सब क्या है? व्याकरण के द्वारा होता है, मतलब ग्रामर के द्वारा। तो भाषा आई, फिर ग्रामर आई, लेकिन और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें आई जिसको समझना अत्यंत अनिवार्य है। आए अल्फाबेट। क्या आया? अल्फाबेट। अब अल्फाबेट लिख ही दिया है तो एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि इंग्लिश में A to Z अल्फाबेट नहीं है। अल्फाबेट केवल एक होता है। अल्फाबेट केवल एक होता है। A to Z जो है वो तो लेटर्स हैं। A to Z जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? वो लेटर्स हैं। अल्फाबेट बेटा केवल एक होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अल्फाबेट हमेशा क्या होता है? केवल एक होता है। फिलहाल तो अभी हम समझते हैं अल्फाबेट होते क्या है। देखिए, जो साइंस के दर्शक हैं या अन्य जो सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, आपने अल्फा सुना होगा। अल्फा, बीटा, ये सब क्या है? ये भी अल्फाबेट्स हैं। बस फर्क क्या है? ये अंग्रेजी भाषा के नहीं, ये ग्रीक भाषा के हैं। इनको हम ग्रीक लेटर्स के नाम से भी जानते हैं। जब पूरा सब कुछ लिख देते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब क्या है? ग्रीक लेटर्स हैं। तो भाषा के जो बोलने के लिए हमें जिन साउंड की आवश्यकता थी, एक साउंड बनाया आ से बना ए, तो ये आ, बा, बी, सी, ये सब क्या है? अल्फाबेट है, ठीक। तो अल्फाबेट तो केवल ए कहेंगे या किसी एक को ही हम बोलेंगे अल्फाबेट, और जब ये सारे A to Z लिख देंगे तो वो हम क्या, मतलब बहुत सारे अल्फाबेट को मिला के हम कह सकते हैं लेटर्स बनते हैं, ठीक है। तो A to Z क्या है? लेटर्स। लेकिन केवल एक A या केवल B या केवल C, ये क्या है? अल्फाबेट, ठीक। तो चलिए, हमने समझा अल्फाबेट क्या होता है। लेटर्स भी मैंने आपको बता ही दिया। A से Z तक जितने भी अल्फाबेट हैं वो सब क्या है? लेटर्स हैं। दोस्तों, भाषा आ गई, भाषा को शुद्ध करने का तरीका आ गया, अल्फाबेट आ गए, लेटर्स हमने समझ लिए। अब चलते हैं शब्दों की ओर। क्या है? शब्द, वर्ड्स।
तो मुझे लगता है इस पे बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। अक्षरों को एक साथ इस प्रकार से जोड़ा जाए कि उनका कुछ अर्थ बने। ठीक, जैसे अब कहने को तो ABAC ये मैंने लिख दिया, ये भी एक शब्द समूह ही तो है दोस्तों। ये भी क्या है? एक शब्द समूह है। ये ABAC एक क्या है? शब्द समूह है। लेकिन ये वर्ड नहीं कहलाएगा, ये वर्ड नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन वही मैं लिखता हूं गुड, आप देख सकते हैं ये भी एक शब्द समूह है, लेकिन इसका एक अर्थ भी है। अर्थ मतलब क्या है? इसका अर्थ अच्छा। ठीक, तो ये क्या है? एक शब्द है। ये क्या हो गया? शब्द। तो दोस्तों मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे अक्षरों का समूह जिनको एक साथ जोड़कर लिखने पर कुछ अर्थ प्राप्त होता है, वे क्या हो जाते हैं? वर्ड्स। वे क्या हो जाते हैं? वर्ड्स। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, अब जब वर्ड्स आ गए तो वर्ड्स के बाद ही फिर क्या बनने शुरू हुए? देखिए, वर्ड्स तो आ गए हमारे पास। अब उन शब्दों को जोड़ के, जैसे मैं इतनी लंबी बातें आपसे कर रहा हूं तो ये कई शब्दों को जोड़ के ही तो बोल रहा हूं। तो अब उन शब्दों को हम जोड़ेंगे, मतलब अब इसके बाद हमारे साथ क्या आने वाले हैं? सेंटेंसेस। अब हम क्या जानेंगे? सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, चलिए सेंटेंसेस को देखते हैं। यहां पे रुकिए। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जान लिया है कि भाषा क्या होती है, मतलब लैंग्वेज। ग्रामर मतलब व्याकरण क्या होता है। फिर हमने अल्फाबेट अक्षर के बारे में जाना, लेटर्स के बारे में जाना और वर्ड्स के बारे में जान लिया। अब हम पढ़ने चल रहे हैं सेंटेंस के विषय में, क्योंकि दोस्तों ग्रामर की कहीं ना कहीं मुख्य रूप से कहानी यहीं से शुरू होती है और आगे जब हम डिस्कस भी करेंगे तो उसमें भी आपको इन्हीं सब का लिंक देखने को मिलेगा। तो नाउ बी सीरियस ऑन द बोर्ड गाइस। सेंटेंस अर्थात वाक्य। वाक्य क्या होता है? मैंने यहां लिखा भी है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जॉइंड टुगेदर विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। हालांकि इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन आपको याद करने से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे अंग्रेजी समझने और सीखने आए हैं, इसमें रट्टा मारने जैसा कुछ नहीं है। चीजों को समझिए। अभी मैंने पढ़ाया था वर्ड्स, ठीक? तो वर्ड्स में हमने क्या देखा कि हमने बहुत सारे अक्षरों को एक साथ जोड़ के एक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल शब्द समूह तैयार करा। ठीक, सॉरी, अक्षरों का समूह ऐसा तैयार करा जिनकी कुछ मीनिंग थी। वहां पे मैंने शब्द समूह बोल दिया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। फिलहाल उसी प्रकार सेंटेंस की अब बात करते हैं। सेंटेंस क्या है? इन वर्ड्स से ही तो दोस्तों सेंटेंस बनते हैं। कई प्रकार के शब्दों को जोड़ा जाता है, उनसे क्या बनता है? एक वाक्य बनता है। तो दोस्तों एक ऐसा शब्द समूह जिसको जोड़ने पर कोई अर्थ निकले, वही क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच जॉइन टुगेदर मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपसे बात करता हूं, राइट्स आ ही लेटर, ठीक? या ऐसे ना लिख के थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, राइट्स आ लेटर ही। ठीक दोस्तों, ये भी क्या है? ये सब क्या है? ये शब्द का समूह ही तो है जिसको मैंने एक ही लाइन में एक साथ जोड़ के लिख दिया है। यहां पे मैंने शब्दों का समूह एक लाइन में एक साथ जोड़ के लिख दिया है। लेकिन दोस्तों यह अर्थपूर्ण नहीं है, इसलिए वाक्य नहीं है। ये वाक्य
नहीं है। अब इसी को मैं थोड़ा सा इस प्रकार से लिख दे रहा हूं, ही राइट्स अ लेटर। तो अभी ये क्या हो गया, ये भी शब्द समूह है, ये सारे हमारे क्या शब्द समूह है कि नहीं, ये शब्द समूह है। और जब मैंने इनको एक साथ जोड़ा है, जब मैंने इनको एक साथ एक लाइन में जोड़ के लिखा है, तो इनका क्या एक अर्थ बन रहा है। अर्थ क्या बन रहा है, वह एक पत्र लिखता है। ठीक, हालांकि इन सब विषयों पे हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से ये अर्थ मैंने निकाल लिया, ये सेंटेंस लिखा किस फॉर्म में गया, कैसे गया, वो सारी बात की है। अभी जो मैं समझा रहा हूं केवल उस पर आप ध्यान दीजिए। तो शब्दों का ऐसा समूह जिनको जोड़ने पर कोई अर्थ निकले, वही हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस अर्थात वाक्य कहलाता है। यहां तक मुझे लगता है आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे की चर्चा अब हम शुरू करते हैं। तो अभी दोस्तों हमने क्या जाना, सेंटेंस क्या होते हैं, और सेंटेंस के बाद अब हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस दोस्तों दो प्रकार से हुआ है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। सेंस अर्थात भाव। सेंस का मतलब क्या होता है, भाव। ठीक, अरे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं कि वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है, तो ये मैंने एक वाक्य बोला ना, यहां पे ये मेरे मन का एक भाव है। जो भाव मेरे मन में उसके प्रति उत्पन्न हुआ, वो मैंने शब्दों के द्वारा, एक वाक्य के द्वारा प्रस्तुत कर दिया। ठीक, दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन अर्थात रचना, अर्थात रचना। ठीक, तो दो प्रकार से वाक्यों का विभाजन हुआ, पहला भाव, दूसरा रचना। ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। दोस्तों रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य बताए गए। पहला सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स, और तीसरा आता है आपका कंपाउंड। इन तीनों पर अभी मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। हालांकि सेंटेंस की प्लेलिस्ट में एक वीडियो लेक्चर में बाद में इस पे अपलोड कर दूंगा, जो आपको मिल जाएगा। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड में तब डिस्कस करूंगा जब आपको विस्तृत रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लॉजेस, फ्रेजेस, इन सब की जानकारी हो जाएगी, तब मैं इसको यहां पर आपसे डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, अर्थात भाव के रूप में जिसकी जो विभाजन करा गया है सेंटेंस का, भाव के आधार पर, उसकी मैं आप सभी से चर्चा करने यहां पर जा रहा हूं। तो दोस्तों भाव के अनुसार यहां पर इन 6 प्रकार से वाक्यों को बांटा गया। मुख्य रूप से 6 प्रकार हैं, बाकी उनके अंदर जो है वो मैंने अलग से लिख दिए हैं। पहला होता है एसर्टिव और डिक्लेरेटिव। बोर्ड पे दोस्त जगह कम थी, इसलिए मैं आपको इसकी हिंदी बताते चल रहा हूं, आप लोग लिखते चलिएगा। जगह कम होने के कारण मैं यहां लिख नहीं पाया हूं। एसर्टिव और डिक्लेरेटिव, साधारण तौर पे जो हम सबको जानना, बोलना, समझना है, वो यह है कि एसर्टिव और डिक्लेरेटिव मतलब साधारण वाक्य, मतलब साधारण वाक्य। हालांकि इनको स्वीकारात्मक और कथनात्मक वाक्य भी कहा जाता है। ठीक, तो अब चलिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे किसी प्रकार का आइडिया, फैक्ट, ठीक, किसी प्रकार का कोई आइडिया हो गया, कोई फैक्ट हो गया, या कोई थॉट लिखना हो, ठीक है, इन सब को व्यक्त करने के लिए ये वाक्य हमारे होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं, श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह एक वाक्य है जो कि एक प्रकार का क्या है, फैक्ट है। ये एक प्रकार का क्या है, फैक्ट है। ठीक, आई थिंक वी शुड लर्न दिस चैप्टर। मुझे ऐसा लगता है कि हमें यह पाठ पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। तो यह क्या है, यह एक प्रकार का मेरा विचार हो गया। उसी प्रकार से दिमाग में कोई आइडिया या भाव उत्पन्न हो, या फिर कोई सूझबूझ उत्पन्न हो,
उसको हम क्या इन्हीं वाक्यों के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसलिए इन वाक्यों को हिंदी में भी क्या कहा गया है, स्वीकारात्मक। कोई कथन हमने बोल दिया, कोई भी कही हुई बात, हम साधारण बातें कर रहे हैं, ये सब क्या है, एक प्रकार का कथन है। ठीक, तो कोई भी कही हुई बात मतलब कथनात्मक। और तीसरा क्या हो गया बताइए, मैंने आपको क्या बताया, कथनात्मक हो गया, ठीक है, स्वीकारात्मक हो गया, या फिर साधारण। तो अभी हम समझेंगे साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण ही बोलेंगे, ज्यादा गहराई में और शब्दों को ना देखते हुए सीधे बोलिए साधारण वाक्य। ठीक है, चलिए अब यह वाक्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनको दो प्रकार से विभाजित करा गया है। पहला होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का ही दूसरा नाम होता है पॉजिटिव। अफर्मेटिव का ही दूसरा नाम क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। देखिए जैसे नाम से भी क्लियर है, पॉजिटिव, सकारात्मक, पॉजिटिव बातें। अरे यार तुम तो बड़ी सकारात्मक बातें करते हो, बड़ी पॉजिटिव। समझ में आ गया ना, मैंने लिंक देखिए जोड़ दिया आपको। एक कथन जो कि सकारात्मक हो तो सकारात्मक कथन हो गया। ठीक, उसी प्रकार निगेटिव, निगेटिव मतलब नकारात्मक। कोई एक कथन, कोई एक विचार भी हो सकता है, कोई एक आइडिया भी ऐसा हो सकता है, ठीक, जो कैसा हो, नकारात्मक हो, मतलब निगेटिव। ठीक, तो एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को, मतलब ये दोनों एक ही हैं, इनको दो प्रकार से विभाजित करा गया। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव। पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं, चलिए, ही राइट्स अ लेटर, अर्थात अभी आप ये ना देखिए कि ये सेंटेंस बना कैसे, केवल ये देखिए ये एक बोला हुई बात है ना, एक बोली हुई बात, एक कथन है। ठीक, वह एक पत्र लिखता है भैया, बिल्कुल। निगेटिव, निगेटिव मतलब नकारात्मक। अब वह मैं बोल दे रहा हूं वह एक पत्र नहीं लिखता है, नहीं लिखता है, अर्थात he does not write a letter। ठीक, तो अभी आप ये सब मत देखिए कि ये does not कैसे लगा दे, ये सब नहीं। आप अभी बारीक बात को पकड़िए कि नहीं आ रहा है, नकारात्मक बात करी जा रही है, मतलब निगेटिव है। सकारात्मक बात मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों, आशा करता हूं आपको आया होगा। चलते हैं इंटेरोगेटिव की ओर। ठीक, जिन भी वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, मेरे हिसाब से सबको ही जानते होंगे, प्रश्न पूछा जाए और उसका कोई उत्तर मिले, इंटेरोगेटिव। ठीक, जैसे वेयर डू यू लिव, मुझे लगता है बहुत ही सरल है, इस पे बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात जो किताबों में भी कम लिखी रहती है कि हमेशा याद रखना है, ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करा जाएगा। यह एक प्रकार का पंक्चुएशन मार्क है। ठीक, तो इस चिन्ह का प्रयोग हम अवश्य करेंगे। इन चिन्हों को, जो भी हम चिन्ह प्रयोग करते हैं, ये सब क्या है, पंक्चुएशन मार्क कहलाते हैं, जिसकी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा आने वाले समय में। चलिए, इंटरोगेटिव, निगेटिव। अब ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, तो नकारात्मक से थोड़ा आगे बढ़कर मैं बात करता हूं। अगर नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है, कभी नहीं का प्रयोग हो रहा है, मतलब ना अगर आ रहा है, तो समझ लीजिए भैया नकारात्मक है, अर्थात इंटरोगेटिव, निगेटिव। देखते हैं ना, जो लोग बहुत ना करते हैं उनको लोग बोलने भी लगते हैं कि अरे यार तुम तो बड़े नकारात्मक हो, बड़े निगेटिव व्यक्ति हो। ठीक है, तो अभी इसी प्रश्न को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो यहां देखिए मेन बिंदु नॉट का प्रयोग हुआ, मतलब ना आ गया ना, नहीं आ गया ना, इसलिए क्या हो गया, प्रश्नवाचक तो है क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन ना आने के कारण ये नकारात्मक भी बन गया। इसका मतलब इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। यहां तक बात क्लियर है दोस्तों। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हम अब करते हैं, जो कि है
इंपरेटिव वाक्य। ठीक, चलिए इंपरेटिव की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। थोड़ा मैं इसको रब कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत सी चीजें समझनी है, बोर्ड पूरा भर जाएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए रब करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, जिन भी वाक्यों के द्वारा ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, आज्ञा, किसी प्रकार का सुझाव हो, ठीक है, या अनुरोध, विनोद, ठीक है, तो ऐसा जो भी भाव आता है मन में, उनको व्यक्त जब हम करते हैं तो वह वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या कहलाते हैं दोस्तों? इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने आपसे कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक, अर्थात दरवाजा खोलो। रिक्वेस्ट पर आए, मेरे मन में आया, चलिए प्लीज गिव मी अ पेन, कृपा करके मुझे एक कलम दीजिए। ठीक है। एडवाइस, यू शुड टेक रेस्ट। ठीक, आपको आराम करना चाहिए, ऐसी मेरा आपको सुझाव है, एडवाइस है। ठीक है। तो दोस्तों यहां पे देखिए, पहले तो हमने जान लिया कि क्या क्या भाव आ रहे हैं। यहां पर कैसा भाव आया? ऑर्डर का भाव आया। कोई प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक मतलब सरकारी व्यक्ति कोई भी अगर हमें कमांड वो आज्ञा देता है तो उसको हम मैक्सिमम कमांड बोलते हैं। ठीक है। जैसे जज हो गए तो उनके द्वारा कही गई बात क्या होगी? आज्ञा उनके द्वारा अगर दी जाएगी क्या होगी? कमांड कहलाएगी। ठीक है। चलिए उन सब विषयों पे भी मैं आगे और चर्चा करूंगा विस्तृत रूप से। फिलहाल के लिए अगर ऑर्डर कमांड का भाव आ रहा है तो ये एक एग्जांपल हो गया। सेंटेंस क्या कहलाएगा? इंपरेटिव। रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, प्लीज गिव मी अ पेन, आप सब समझदार है, समझ रहे होंगे, क्या हो गया? इंपरेटिव। एडवाइस, यू शुड टेक रेस्ट, क्या हो गया? इंपरेटिव। ठीक, तो ये तो हो गया इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे इनको हम समझ रहे हैं। अब इंपरेटिव में एक और गंभीर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जो आगे मैं बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आगे इसको जानना, क्योंकि अभी हमें इसके बाद टेंस पढ़ना है, फिर नरेशन, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीजें पढ़नी है, तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है दोस्तों। जब हम किसी प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं तो उस समय बोलने वाला व्यक्ति सीधे सामने किसी एक व्यक्ति को अंकित करते हुए बोलता है कि तुम दरवाजा खोलो, तुम्हें आराम की आवश्यकता है, ठीक, तुम मुझे एक कलम दो। तो अब देख सकते हैं जैसे ये मैंने कहा ओपन दी डोर, तो यहां मैंने यू लिखा है, बिल्कुल दोस्त मैंने बोला नहीं है और ना ही लिखा है, पर यहां पे यू है। ऐसा मान लीजिए कि यू होते हुए भी नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैंने यू लिख भी दिया है और उसको इस तरह से थोड़ा ब्लर सा कर दिया। ब्लर शब्द आप लोग जानते होंगे, ठीक। तो हमेशा ये यू इसलिए है कि यहां पर हमेशा कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में चल रहा होता है और बोलने वाला व्यक्ति इशारे के द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करता है, इसलिए यहां पर यू लिखा नहीं जाता, लेकिन भाव यू का यहां पर होता है। तो अगर हम कहें यहां पर सब्जेक्ट क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो कि हमेशा क्या होता है? हिडन होता है। क्या होता है दोस्त? हिडन। तो यहां पे इंपरेटिव के विषय में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको याद रखिएगा, मैंने आपको बता भी दिया कारण इसका क्या है, ठीक। तो मुझे लगता है इंपरेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑप्टेटिव की ओर। चलिए ऑप्टेटिव को डिस्कस करने से पहले थोड़ा मैं बोर्ड फिर से एक बार साफ कर दूं। मुझे लगता है आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। ऑप्टेटिव, ठीक। आप हो सके तो एक बार ये पूरा चार्ट अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा आप सभी को समझने में भी, और चीजें अच्छे से याद भी रहेंगी, एक आपके पास प्रॉपर नोट्स हो जाएंगे। चलिए अब हम यहां थोड़ा लिखा था, लेकिन अब मैं इसको इधर ही लिख के आपको जल्दी समझा देता हूं। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव क्या होता है, ठीक। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस,
ऑप्टेटिव सेंटेंस दोस्तों वह वाक्य होते हैं जिनके द्वारा हम शाप, आशीर्वाद, ये सब जो भाव हैं, हिंदी में अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि थोड़ा हो सकती है, हिंदी छोड़े समय हो गया। छोड़े नहीं, अभ्यास करें। हिंदी को तो हम छोड़ ही नहीं सकते दोस्तों, हिंदी में ही हम सब चीज समझते हैं, बोलते हैं, हमारी मातृभाषा है। तो चलिए फिलहाल तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं जिनके द्वारा हम किसी को जैसे कोई हमसे गड़बड़, मतलब हमारे साथ दुश्मनी है, तो उसको क्या कहते हैं, तुम नष्ट हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। पता नहीं महिलाएं और क्या क्या बोल डालती हैं, पुरुषों की भी यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए बुरा ना मानिएगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आप पैर छूते हैं, आपको आशीर्वाद मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जहां से भाव उत्पन्न होते हैं वो कौन से वाक्य कहलाते हैं, ऑप्टेटिव। जैसे मैंने कह दिया, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अच्छा एक चीज और, यहां पर जो भी बातें कही जाती हैं, जो भी बातें होती हैं, उनमें संभवतः ऐसा है तो नहीं कि तुम बोल दोगे, जैसे चाची हमको शाप दे देंगी हमारी, तो हम नष्ट ही हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, ठीक। उसी प्रकार से अगर चाची हमारी या हमारे भाई आई, कोई हमसे कह दिए कि चलो तुम स्वर्ग प्राप्त होगा तुम्हें, तो मरने के बाद कौन देख रहा है, ठीक है। फिलहाल तो यहां पर एक संभावना जताई जाती, आशा जताई जाती है, मतलब आशा, हम ऐसी आशा करते हैं, ठीक। तो इसलिए दोस्त इन सेंटेंसेस में हमेशा जो सब्जेक्ट क्या होता है, वो क्या होता है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा, ये वाक्य हमेशा शुरू किससे होते हैं, में से। हमेशा किससे शुरू होते हैं, में से। हालांकि कई बार में नहीं भी लिखा मिलेगा, लेकिन वहां पे भाव में का होगा। जिस प्रकार इंपरेटिव में यू था, उसी प्रकार यहां पर क्या है, में है। जैसे मैंने लिख दिया, अवर प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, बिल्कुल। तो हम सब क्या चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बहुत लंबे समय तक जिए, तो अवर पीएम लिव लॉन्ग, ये एक सेंटेंस मैंने लिख दिया। तो ये भी क्या है, हम आशा कर रहे हैं, उनको आशीष दे रहे हैं, ये क्या है, एक प्रकार का हमारा क्या है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या है ये, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये भी क्या था, ऑप्टेटिव सेंटेंस था, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से शाप दे दिया, मे यू गो टू हेल, लड़ाई होती होगी भाई बहन में, मे यू गो टू हेल, ठीक, मे यू गो टू हेल। तो ये मुझे लगता है एग्जांपल्स आपको समझ में आएंगे। दो महत्वपूर्ण बातें ऑप्टेटिव के विषय में मैंने क्या बताई, कि हमेशा भले ही में लिखा हो ना लिखा हो, वो में हमेशा शुरुआत में रहता है, ठीक है, जो कि हिडन भी हो सकता है, ठीक। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर भी क्या होता है, सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई ऑप्टेटिव के विषय में बात हो गई हमारी, ठीक है। इस पे आपके और भी जो प्रश्न होंगे वो सारे हम वैसे आगे वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और अगर आपको कुछ इसमें और पूछना हो तो कमेंट में आप जरूर पूछते रहिएगा। फिलहाल अंतिम हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पढ़ने के लिए चीजों समझना बहुत आवश्यक है। देखिए दोस्तों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, देखिए ये वो वाक्य होते हैं जिनके द्वारा कोई सडन फीलिंग या मन में उत्पन्न कोई सडन भाव, मतलब त्वरित भाव को हम दर्शाते हैं। जैसे हम एकदम से खुश हो गए, अरे हमारी नौकरी लग गई भैया सरकारी, खुशी हो गई। अभी हम क्या हो, फेल हो जाएंगे, बहुत दुख होगा, घर में किसी की तबीयत खराब है या किसी की अकस्मित स्वर्गवास हो गया, तो वहां पर भी हमें क्या होगा, बहुत कष्ट होता है। तो इन कष्ट भरे या इन खुशहाली नुमा जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, उनको हम क्या, इन्हीं प्रकार के वाक्यों से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, अलास
शी डाइड। ये एक प्रकार का बेटा इंटरजेक्शन है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कई बार। अब यहां पर मैं हालांकि आगे डाल दूंगा वीडियोस पार्ट्स ऑफ स्पीच की, लेकिन फिर भी मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो यहां पर ये अलास क्या है, एक प्रकार का इंटरजेक्शन है। तो कई बार ये पूरे सेंटेंस जो है वो किसी इंटरजेक्शन का प्रयोग करके भी बना दिए जाते हैं, ठीक है। व्हाट अ ग्रेट शॉट, व्हाट अ ग्रेट शॉट। अब देखिए यहां पर केवल इंटरजेक्शन के माध्यम से पूरा वाक्य एक्सक्लेमेटरी हो गया था, लेकिन यहां पर पूरे वाक्य में ही उस फीलिंग को प्रदर्शित करा जा रहा है, व्हाट अ ग्रेट शॉट। दोस्तों पढ़ाई के साथ यहां पर मैं आपको केवल ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरा मकसद है आपका स्पोकन इंग्लिश भी बेटर हो जाए, मतलब फर्राटेदार अंग्रेजी आप बोलें। तो इसलिए यहां पर बोलने पढ़ने का तरीका भी आपको समझना है। इसको हम पढ़ रहे हैं अलास शी डाइड, एक भाव आना चाहिए बातों को बोलना। जैसे टीवी सीरियल देखते हैं ना, वहां पर जब एक कोई कैरेक्टर अपना डायलॉग प्ले करता है तो उसके मन में वो भाव आ रहा होता है, उसी प्रकार से हमें बोलते वक्त अपने भाव को ध्यान में रखना है, ठीक है। अलास शी डाइड, व्हाट अ ग्रेट शॉट। तो यहां पर हम खुश थे, वहां दुखी, ठीक। तो फिलहाल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज की फिलहाल की मेरी चर्चा ये समाप्त होती है दोस्तों, लेकिन मैं आशा करता हूं इसको आप बहुत अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे। आपके मन में जितने ही प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप मुझसे पूछेंगे। साथ में दोस्तों मेरा एक आपसे विनम्र निवेदन है कि नोट्स जरूर बनाइए और अपने प्रश्नों को भी जरूर पूछिए, मेल के द्वारा पूछिए, कमेंट में पूछिए, मैं हर कोशिश करूंगा आपके जवाब देने की, ठीक है। और इनको अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब जो आगे मैं वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा, तो वहां सब अब मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि अफर्मेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, ठीक है। अब आपको चीजें समझ में आने लगी होंगी, आ चुकी होंगी। दोस्तों अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो, हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। Okay, good night guys.